नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। व्यस्त इसलिए होंगे क्योंकि हाल ही में शिक्षक भर्ती के नोटिफिकेशन भी जारी होने ही वाले हैं और सीटेट और सीजीटेट दोनों के डेट आ चुके हैं। तो इन सभी को देखते हुए हम व्यस्त कह सकते हैं। और मैं मुकेश हूँ और आप देखना प्रारंभ कर चुके हैं मुकेश सरगुजिया यूट्यूब चैनल। तो आइए हम बात करते हैं हमारा जो सीरीज चल रहा था शिक्षक भर्ती के जो पात्रता परीक्षा का यानी कि सीजीटेट का जो पीवाईक्यू होता है, पीवाईक्यू यानी कि किसी भी परीक्षा का जो जान होता है या फिर कहें कि उसका जो मेन पॉइंट होता है, जिसके एक माध्यम मिलता है हमको, एक दिशा निर्देश प्राप्त होता है, जिससे ये हम जान सकते हैं कि आखिर व्यापम पिछले विगत वर्ष कई वर्षों में किन किन टॉपिक से और कैसे कैसे प्रश्न को बनाया है और उसी प्रश्न के हिसाब से आने वाला जो परीक्षा है शिक्षक भर्ती पात्रता वाला यानी कि शिक्षक पात्रता परीक्षा वाला, तो उसका एक हमको माइंड में प्राप्त होता है। तो इसीलिए हमारा जो सीरीज चल रहा है, जो 9वां पार्ट है यानी कि पार्ट 9 है, जिसमें हम देखेंगे कि पर्यावरण अध्ययन का जो पंचम भाग है 2016 का, है ना, सहायक शिक्षक वर्ग 3 यानी कि पर्यावरण भाग है। तो प्रश्न हम 121 देखेंगे कि किन दो तारों को जोड़ने तथा उस लाइन को आगे बढ़ाने से ध्रुव तारे को पहचाना जा सकता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए एवं 2 दोनों। ए एवं 2 दोनों कैसे बोलता है? क्योंकि इसका जो एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि पहले और दूसरे तारों को मिलाने और रेखा का विस्तार करने से ध्रुव तारे की पहचान की जाती है। पहले और दूसरे तारों को मिलाने और रेखा का विस्तार करने से ध्रुव तारे की पहचान की जा सकती है। ध्रुवीय तारा सभी तारों में सबसे बड़ा है और आकाश में सूर्यास्त के बाद उदय होने वाला पहला तारा होता है। प्राचीन काल में लोग तारों की सहायता से रात में दिशा निर्धारित करते थे। यह उत्तर में निकलता है और इस प्रकार एक संकेत के रूप में दिशाओं को खोजने के लिए उपयोग किया जाता है। तो तारा हमको कब दिखता है? जब सूर्य अस्त हो जाता है, उसके बाद हमको तारा प्रारंभ होता है देखना। प्रश्न 122 यानी कि 122 से एक भोजन स्तर से दूसरे भोजन स्तर में स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा का प्रतिशत कितना होता है? जब हम भोजन प्राप्त करते हैं एक भोजन स्तर से दूसरे भोजन स्तर में, जब उस भोजन को प्राप्त करने के बाद जब स्थानांतरित होने वाली जो ऊर्जा हमको प्राप्त होता है वो कितना प्रतिशत होता है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है यानी कि 10% ऊर्जा प्राप्त होता है। क्योंकि खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक चरण में एक भोजन स्तर से एक भोजन संस्करण से दूसरे भोजन संस्करण में स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा जो होती है हमारी 10% होती है। ऊर्जा स्थानांतरण के 10% का नियम श्रेय रेमंड लिगमेंट यानी कि इन्हीं वैज्ञानिक ने 1942 में जाता है या फिर इन्हीं को जाता है, इन्हीं ने यह सिद्ध किया या शोध किया या फिर अपने खोज में ये प्राप्त किया कि एक भोजन संस्तर से दूसरे भोजन संस्तर में, है ना, स्थानांतरित होने में 10% का जो ऊर्जा प्राप्त होता है, इसको हम 10% नियम के रूप में भी जाना जाते हैं। प्रश्न 123 यानी कि 123 है, पर्यावरण अध्ययन ईवीएस की कक्षा में सरल प्रयोग एवं प्रदर्शन किसके लिए किया जा सकता है? सरल प्रयोग की बात कर रहे हैं ईवीएस यानी कि पर्यावरण में। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बच्चों को स्वयं को समझने एवं उनकी निरीक्षण क्षमता बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। पर्यावरण अध्ययन ईवीएस की कक्षा में सरल प्रयोग एवं प्रदर्शन बच्चों को स्वयं को समझने एवं उनकी निरीक्षण क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाता है। प्रयोग और प्रदर्शनों का उपयोग नए विचारों को प्रस्तुत करने के लिए किया जा सकता है, जिसके साथ छात्र आमतौर पर संघर्ष करते हैं। क्योंकि बच्चों को अपने तरीके से या फिर सरल प्रयोग एवं प्रदर्शन बच्चों को स्वयं समझने के लिए, बच्चा खुद से समझेगा तब तो आगे बढ़ेगा, इसलिए इसका जो सही ऑप्शन है 123 का वो ए हो जाता है। प्रश्न 124 देखेंगे कि प्रदूषण मुक्त पर्यावरण बनाने के लिए बच्चों को किस बात को जानना सबसे अधिक आवश्यक है? अगर अधिक की बात कर रहा है तो बहुत महत्वपूर्ण होगा यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा। डी यानी कि उपरोक्त सभी होगा। सभी इसलिए होगा क्योंकि प्रदूषण मुक्त पर्यावरण बनाने के लिए बच्चों को अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखना, तालाब सरोवर को दूषित होने से बचाना तथा अधिक से अधिक पेड़ लगाना आदि बातों को जानना सबसे अधिक आवश्यक है। प्रदूषण मुक्त पर्यावरण बनाने के लिए बच्चों को ज्ञात होना चाहिए, है ना, इस बात का ज्ञात और ज्ञान होना दोनों चाहिए। इसलिए क्योंकि उपयोग न होने पर बल्ब बंद कर देना चाहिए। जैसे बच्चों को घर में ही शुरू करना चाहिए कि बल्ब जो हम लोग लगाते हैं उपयोग हो जाने के बाद उस बल्ब को बंद कर देना चाहिए, है ना। पुनर्चक्रण और पुनः प्रयोग करना चाहिए। पुनर्चक्रण यानी कि उसी चीज़ को फिर से लागू करना है, फिर से प्रयोग करना है, ये होना चाहिए। और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना चाहिए, जो सार्वजनिक चीज़ों से परिवहन किया जाता है उसी का उपयोग करना चाहिए, पर्सनल नहीं करना चाहिए। इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, इसलिए 124 का ऑप्शन डी हो जाता है।
प्रश्न 125 है कि पर्यावरण अध्ययन ईवीएस के शिक्षक के रूप में, पर्यावरण अध्ययन जो है ईवीएस के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 हो जाता है नहीं। तो क्योंकि विद्यार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध होता है। जब हम फील्ड ट्रिप जो भ्रमण एक दृष्टिकोण को संदर्भित करता है जो अधिगम प्रक्रिया में एक निश्चित स्थान पर शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित करता है, जहां वे वास्तविक परिस्थितियों से जुड़कर ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। भ्रमण के आयोजन का मुख्य उद्देश्य अनुभवात्मक और प्रासंगिक अधिगम को मजबूत करना, विभिन्न स्थानों और प्राकृतिक वातावरण से शिक्षार्थियों को अवगत कराना होता है। अगर बच्चे को शैक्षिक भ्रमण के लिए लेके जाए, किसी पार्क का लेके जाए, किसी जैव विविधता वाली जगह का लेके जाएं या किसी औद्योगिक फैक्ट्री का लेके जाएं, तो बच्चा प्रत्यक्ष रूप से देखेगा, चीज़ों को समझेगा, क्योंकि वहाँ पे मूर्त रूप से बच्चा उस चीज़ों को समझ पाएगा, इसलिए ज़्यादा समझदारी और ज्ञान उसके अंदर विकसित होगा। प्रश्न 126 देखेंगे 126 से सामाजिक बुराइयों के उदाहरण है। तो सामाजिक बुराई के जो उदाहरण है वो उपरोक्त सभी होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी की ओर जाता है। सामाजिक बुराई है क्या? क्योंकि हमारे जो समाज में जो घटित घटनाएं हैं, जो समाज के द्वारा कुछ परंपराएं बनाए गए हैं, उस परंपराएं को लेके बात कर रहा है। तो इसमें बाल विवाह, दहेज प्रथा और बाल श्रम, ये तीनों हैं। क्योंकि बाल विवाह, दहेज प्रथा, बाल श्रम सभी सामाजिक बुराइयों के उदाहरण हैं। उदाहरण इसलिए है क्योंकि बाल विवाह एक सामाजिक बुराई है। अतः बालक का विवाह पर रोक लगाने के लिए 1978 में लड़के और लड़कियों की शादी की वैधानिक आयु 21 और 18 वर्ष कर दी गई है। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 भारत में 1 नवंबर 2007 को लागू किया गया है। बाल विवाह जो होता है ग्रामीण क्षेत्र में, जो कि बच्चे के जो अभिभावक हैं वो कम पढ़े लिखे हो, अशिक्षित होते हैं, शिक्षा के अभाव से वो कम उम्र के चक्कर में बच्चे की शादी कर देते हैं और इस अभाव से बच्चा अपरिपक्व होता है। और अपरिपक्व होने के साथ अगर बच्चा का शादी कर दिया जाता है और उसमें जब वो प्रेगनेंसी यानी कि बच्चे लेने के लिए फैमिली प्लानिंग करते हैं, तो कम उम्र में अगर लड़कियां हैं उनको तो समझदारी नहीं रहती है और उनका जो बाल विकास जो होता है वो विकास अच्छे से नहीं हो पाता है। इसी बीच अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो बच्चे पे गहरा प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए इसको ये कहा गया है कि भाई 2006 में जो भारत में अधिनियम बना, भारत में 1 नवंबर 2007 को लागू किया गया। जो गांव में भी आजकल देखेंगे कि बाल विकास, जो महिला बाल विकास विभाग की तरफ से, जो आंगनबाड़ी की तरफ से जो है इसका जो है बच्चों को समझाना या फिर अभिभावकों को समझाना कि जब तक बच्चे के लड़के का उम्र 21 साल नहीं हो जाता और लड़कियों का 18 साल नहीं हो जाता आप शादी मत कीजिए, क्योंकि इससे आप बच्चे की माता को भी खतरा हो सकता है और बच्चे को भी खतरा हो सकता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सामाजिक बुराई के रूप में रखा गया है। दहेज प्रथा की बात करें तो दहेज प्रथा एक सामाजिक बुराई है। यह शादी के समय दुल्हन के ससुराल वालों को लड़की के परिवार द्वारा नगद या वस्तु के रूप में किया जाने वाला भुगतान है। यानी कि अलग अलग वर्ग में अलग अलग व्यवधान बनाए गए हैं, विधान बनाए गए हैं कि मेरा लड़का अगर पढ़ा लिखा है, नौकरी वाला है, तो अगर वो किसी लड़की के पक्ष में शादी करता है तो उसके परिवार वाले, उसके घर वाले एक डिमांड करते हैं कि मेरा लड़का ये करता है, वो करता है, तो हमको दहेज के रूप में इतना पैसा चाहिए, गाड़ी चाहिए, घोड़ा चाहिए, बंगला चाहिए। तो ये सब चीज़ भी है क्योंकि लड़की की पिताजी किस परिस्थिति में, किस परिवेश में है, और वो अगर ये दहेज की डिमांड करते हैं। बहुत जगह ये होता है कि दहेज नहीं मिलने से शादी हो जाने के बाद प्रताड़ना होते हैं, महिला प्रताड़ना किया जाता है, महिलाओं को प्रताड़ित किया जा सकता है कि दहेज नहीं दिए आपके घर वाले। इन तरह की सामाजिक बुराइयों से भी बचना चाहिए। और तीसरा है बाल श्रम। बाल श्रम किसी भी माध्यम में बच्चों का शोषण है, यानी कि जो बच्चे अपने बचपन से ही श्रम करने लग जाते हैं। श्रम इसलिए कर जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होते हैं, समस्याएं होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार का अभाव है, गरीबी का अभाव है। इस तहत में बच्चे के जो अभिभावक हैं बच्चों को किसी काम के लिए, किसी घर की जिम्मेदारी के लिए या फिर कुछ सामाजिक आवक के लिए वो बच्चों को लगा देते हैं किसी दुकान में, होटल में, फैक्ट्री में। वो जिनका उम्र जो है 14 साल से कम होता है नहीं, उसको लगा दिया जाता है काम में। तो यही है बाल श्रम है। बाल श्रम निषेध अधिनियम 30 जुलाई 2016 को कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा अधिनियमित किया गया था। और बाल श्रम जिसको हम लोग बोलते हैं, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे अगर किसी जगह में काम कर रहे हैं, शासकीय संस्था हो या फिर प्राइवेट सेक्टर हो या फिर निजी सेक्टर हो, है ना, इन सब चीज़ों में अगर कोई कर रहा है तो वो गलत है। इसलिए ये हमारे सामाजिक बुराइयां हैं, इसको हमको मिटाना है। आइए हम सब मिलकर शिक्षा को आगे बढ़ाएं और हमारी जो सामाजिक चीज़ें हैं उन सब चीज़ों को रोकें और समझाएं, है ना। यही बात के लिए ये जोर दे रहा है। प्रश्न 127 देखेंगे हम। तालाब के पानी में फिटकरी डालने के बाद ही उपयोग में लाना चाहिए। बच्चों को इसके संबंध में जागृत करना चाहिए। क्योंकि इसलिए ये जो ऑप्शन है इसका सी, क्योंकि हल्की निलंबित अपद्रवों को अवसादित करने के लिए। ये क्या है अवसादित? यानी कि फिटकिरी जिसे एल्यूमिनियम सल्फेट यानी कि Al2SO4 3
10H2O के रूप में भी जाना जाता है, को पानी में मिलाया जाए ताकि निलंबित अशुद्धियों के अवसादन में मदद मिल सके। यह एक स्वाभाविक स्कंदन है। फिटकरी क्या होता है कि जैसे हम कट पिट जाते हैं तो एक एंटीसेप्टिक का भी काम करता है, तो इसलिए फिटकरी को समुद्र की पानी में मिलाने के लिए इसकी बात कर रहा है, क्योंकि समुद्र का जो तालाब का फिर पानी है जो खारा होता है और इसको परिशोधित करने के लिए इसको करने के लिए कह रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न 128 से धूम्रपान से होता क्या है? तो धूम्रपान से उपरोक्त ऑप्शन नंबर डी जाएगा। उपरोक्त सभी होता है, सभी इसलिए होता है क्योंकि हृदय स्पंदन की दर में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि हमारा जो चीज़ें हैं वास्तविक चीज़ें हैं जो हम जिसके माध्यम से श्वास लेते हैं, या तो हम अधिकतर हम नाक के माध्यम से लिखते हैं, नाक के माध्यम से जब हम लेते हैं श्वास लेते हैं तो वो एक हमारे नाक के जो छोटे छोटे सैलेस में छिल्ली होते हैं जिसमें जो बाहर अधिकल कण पार्टिकल जो है वो छन के हमारे अंदर जाते हैं, लेकिन जब हम धूम्रपान करते हैं तो हमारा जो नाक के माध्यम से इसको मुंह के माध्यम से डायरेक्ट हम वो चीज़ लेते हैं, क्या नाम है, धुआं को लेते हैं, निकोटीन लेते हैं, तो इसमें फिर हृदय की गति हमारा जो होता है ना, उसको प्रभावित करता है। ठीक है, फिर रक्तचाप में वृद्धि हो जाती है, जो हमारा ब्लड का जो सर्कुलेशन बना हुआ है उसमें जो उसका जो दौरा है उसमें भी वृद्धि हो जाती है, क्योंकि अगर कार्बन डाइऑक्साइड और वो अलग तरह के जो गैस हैं जो ज्वलन पदार्थ हैं वो हमारे अगर हम बॉडी में जाएंगे तो भी दिक्कत करेगा। वो ब्रोंकाइटिस भी हो सकता है, इसलिए हम इस तीनों को लेके सकते हैं। इसमें अधिक तंबाकू ये सब सेवन से हम कैंसर भी हो सकते हैं, फेफड़े के रोग भी हो सकता है, फेफड़े में जो हमारा जो लंग्स है उसमें एक स्पंज है, उसके अंदर एक लेयर जम जाता है जिससे फेफड़ा जो है हमारा श्वास लेने में या फिर ऑक्सीजन को शुद्धि करके कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने में भी तकलीफ दे सकता है, आदि बीमारियां हमारे अंदर हो सकती है। इसलिए हमको धूम्रपान से बचना चाहिए और धूम्रपान निषेध चीज़ों का ही उपयोग करना चाहिए, क्योंकि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। प्रश्न 129 देखेंगे, एक नींबू सामान्य पानी में डूब जाता है परंतु लवण युक्त जल में तैरता है, क्योंकि इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि लवणीय जल का घनत्व तो सामान्य जल से अधिक होता है। इसका डूबने का तैरने का सबसे उचित कारण है क्योंकि एक नींबू सामान्य पानी में डूब जाता है परंतु लवण युक्त जल में तैरता है, क्योंकि लवणीय जल का घनत्व तो सामान्य जल से अधिक होता है। ध्यानतव्य है कि पानी का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री पर होता है, क्योंकि इस तापमान पर दो विपरीत प्रभाव संतुलन में होते हैं। प्रश्न 130 देखेंगे हम, यदि आप बच्चों को इस राज्य के उत्तरी हिस्सों में टूर भ्रमण पर ले जाते हैं तथा कहते हैं कि हाथियों के झुंड के बारे में सही कथनों को चुनिए, उनका संभावित उत्तर क्या होगा? तो उनका संभावित उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि 1 और 4 क्या कहता है, देखते हैं कि हाथियों के झुंड केवल हथनियाँ और 14 से 15 वर्ष के बच्चों की ही रहते हैं। तो हाथी में क्या होता है आप देखेंगे, हाथी के झुंड का जो नेतृत्व करता है वो हथनियाँ करती हैं, यानी कि महिला हाथी करती हैं, और पुरुष हाथी जो होते हैं वो छोड़ देते हैं अपना वो जगह, और हाथी का जो झुंड होता है 14 से 15 वर्ष के बच्चों के साथ एक हथनी जो रहता है वो नेतृत्व करती है, इसकी बात कर रहा है। और चौथा है, झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। झुंड के नेता होते हैं जो बुजुर्ग हथनी होती है, जो बुजुर्ग महिला होती हैं, वही ये उसका नेतृत्व करती है। तो हाथी का जो झुंड होता है मातृशाला का पालन करता है, अर्थात सबसे बड़ी मादा इसे मुखिया बन जाती है। इसमें 10 से 15 हाथनी और बच्चे शामिल होते हैं। हाथी के झुंड के बारे में अन्य महत्वपूर्ण कुछ तथ्य है, उसको आइए देखते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी पूरे झुंड की नेता होती है, और हाथी 14 से 15 साल तक ही इस झुंड में रहते हैं। 15 साल के बाद वो झुंड छोड़ देते हैं। अब वो हाथी बहुत कम आराम करते हैं, लगातार चलते रहेंगे, वो आराम बहुत कम करेंगे। अब यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथी जो है बहुत कम नींद लेता है, 2 से 4 घंटे ही सोता है। तो हाथी के बारे में हमको ये चीज़ प्राप्त हुआ। प्रश्न 131 देखेंगे, यानी कि 131 है ना। बच्चों को कहें कि वे देखें कि पक्षी अपनी गर्दन को बहुत अधिक हिला सकते हैं, इसके कारण से संबंध में उसका संभावित उत्तर क्या होगा? तो इसका जो संभावित उत्तर होगा कि पक्षियों की आंखों की पुतली स्थिर होती है, क्योंकि वो आंखों की पुतली स्थिर होती है। जैसे मनुष्य का जो पुतली होता है वो इधर उधर चारों तरफ से घुमा सकते हैं, लेकिन पक्षियों के जो पुतली होते हैं नहीं घुमा सकते। उनका जो आँख लगा रहता है उनके सिर में लगा रहता है, इसलिए इधर उधर देखने के लिए झटके से गर्दन को इधर उधर करके वो देख पाते हैं। ठीक है, पक्षी अपनी गर्दन को बहुत अधिक हिला सकते हैं, इसके संबंध में उनका संभावित उत्तर यह होगा कि पक्षियाँ की आंखें की पुतली स्थिर होती है, जिस कारण उन्हें अपने आसपास की वस्तुओं को देखने के लिए अपनी गर्दन को अधिक हिलाना पड़ता है। प्रश्न 132 है, यानी कि यदि एक नक्शा आपके सामने है तब उसमें पूर्व दिशा किधर प्रदर्शित होगी? तो पूर्व दिशा जो प्रदर्शित होगी वो होगी आपके दाहिने हाथ की ओर, यानी ऑप्शन नंबर सी की ओर सही जाता है। यानी कि यदि एक नक्शा आपके सामने है तब
उसमें पूर्व दिशा आपके दाहिने हाथ की ओर होगी तथा पश्चिम दिशा बाएं हाथ की ओर हो तथा उत्तर एवं दक्षिण क्रमशः ऊपरी भाग और सबसे आधारित भाग में होगी। प्रश्न 133 यानी कि 133 देखेंगे। पर्यावरण अध्ययन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ईवीएस कहते हैं, ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों में विभिन्न प्रकरणों में करके देखो और पता लगाओ की बात कह रहा है। तो बात कह रहा है यानी कि ऑप्शन नंबर ए की ओर जा रहा है। ए की ओर इसलिए जा रहा है कि प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना है और पाठ्य पुस्तक और शिक्षक की भूमिका, जो एनसीएफ 2005 इस बात पर जोर देता है कि शिक्षार्थी गतिविधियों के आधार पर नए विचारधारा से स्वयं के ज्ञान का सृजन करना या फिर सृजन करती है। ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों में करके देखो और पता लगाओ जैसी बातों को लेके आए हैं। और जो ईवीएस का जो पाठ्यक्रम होता है वो निम्नलिखित में से जो चीज़ें शामिल किए गए हैं वो हैं। अधिगम के इस दृष्टिकोण को करके सीखना कहा जाता है, जो बताता है कि बच्चे अपने पर्यावरण के साथ सीधे अंतःक्रिया करते हुए सक्रिय रूप से अपनी समझ या ज्ञान का सृजन कर सकते हैं। ठीक है, पता लगाइए के माध्यम से बच्चों को वास्तविक संबंध, प्रारंभिक अनुभव पर विचार मिलते हैं और इस पे बात करता है। प्रश्न 134 है यानी कि सभी प्रकार के पारिस्थितिक तंत्रों के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या होगा। तो सभी प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र के लिए ऊर्जा का अगर कोई प्रमुख स्रोत है तो हमारा है सूर्य का प्रकाश है या फिर सूर्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्योंकि सूर्य सभी प्रकार के पारिस्थितिक तंत्रों के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य है। सभी उपभोक्ता पोषण के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हरे पौधे पर निर्भर होते हैं और सूर्य ऊर्जा हरे पौधे में फंसी हुई है। सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का उपयोग पारिस्थितिकी तंत्र के स्वपोषी एवं आत्मनिर्भर जीवों द्वारा किया जाता है। प्रश्न 135 देखेंगे। 35 हम देखेंगे। 135 कहता है कि आकाश में तड़ित की घटना होती है जब दो बादल क्या करते हैं। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी की ओर जाता है। जब दो बादल क्या करते हैं, विद्युत आवेश का आदान प्रदान करते हैं तब होता है, और एक दूसरे से टक्कर करते हैं तब होता है, एक दूसरे पर अतिव्यापन करते हैं तब होता है। यानी कि कह सकते हैं कि आकाश में तड़ित की घटना तब होती है जब दो बादल एक दूसरे से टक्कर यानी कि घर्षण करते हैं। घर्षण होने से अचानक एक इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज निकलती है। इस कारण हमें तेज आवाज सुनाई देती है और बिजली की स्पार्किंग की तरह दिखाई देती है, उसे आकाशीय बिजली कहते हैं। प्रश्न हम देखेंगे 136 यानी कि 136 से पर्यावरण अध्ययन ईवीएस की कक्षा में कविता एवं कहानियों के उपयोग से किससे मदद मिलती है। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है। सी को इसलिए जाता है क्योंकि स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर विश्व की प्रकृति की कल्पना एवं उद्देश्य दोहन की क्षमता को बढ़ाने में है। यानी कि पर्यावरण अध्ययन ईवीएस की कक्षा में कविता एवं कहानियों के उपयोग से स्थानीय एवं बौद्धिक स्तर पर विश्व की प्रकृति की कल्पना एवं उसके दोहन की क्षमता को बढ़ाने में मदद मिलती है। प्रश्न हम 133 यानी कि 137 की ओर अगर जाएं तो वहाँ ये कहता है कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण ईवीएस का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। तो इसका जो सही उद्देश्य होना चाहिए वो ये है कि ऑप्शन नंबर डी है। डी इसलिए है क्योंकि विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की समझ विकसित करना है। विकसित इसलिए करना है क्योंकि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने के उद्देश्य एनसीएफ 2005 के अनुसार एनसीएफ 2005 कहता है कि विशेष रूप से प्राकृतिक पर्यावरण के संबंध में बच्चों की जिज्ञासा और रचनात्मकता का पोषण करना ही अति आवश्यक है, और बच्चों को सीखने का अनुभव प्रदान करके बच्चों की सीखने की क्षमताओं को बढ़ाना भी है और अपने वातावरण में कई चीज़ों के कामकाज में अपनी अंतर्दृष्टि विकसित करने के लिए या उसके प्रति समझ विकसित करने के लिए इसको करना ईवीएस में एनसीएफ 2005 कहता है। प्रश्न हम 138 देखेंगे। 138 कहता है कि निम्न में से कौन सी शिक्षण योजना खाद्य श्रृंखला को पढ़ाने में विद्यार्थियों को अधिकतम भागीदारी के लिए सबसे प्रभावी होती है। तो सभी पर सवारी है ऑप्शन नंबर डी की ओर जाता है। डी की ओर इसलिए जाता है क्योंकि जीवों के प्ले कार्ड बनाना और विद्यार्थियों के समूहों को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना, इसलिए कहना क्योंकि खाद्य श्रृंखला को पढ़ाने में विद्यार्थियों को अधिकतम भागीदारी के लिए जीवों के प्ले कार्ड बनाना और विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना सबसे प्रभावी योजना होगी। प्रश्न हम देखेंगे 139 यानी कि 139 है कि विटामिन ऐसे पदार्थ हैं, वो ऐसे पदार्थ जो कह रहा है वो ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है, जो न्यूनतम रोगों से बचाने के लिए अल्प मात्रा में आवश्यक होती है। इसलिए आवश्यक होती है क्योंकि विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो न्यूनतम रोगों से बचाने के लिए अल्प मात्रा में आवश्यक है। विटामिन कार्बनिक पदार्थ हैं जो हमारे द्वारा ग्रहण करने वाले भोजन में मौजूद होते हैं, वे हमारे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हैं। विटामिन की खोज जो है फंक ने किया था, तो इसमें 2-3 प्रश्न के आंसर मिल चुके हैं, हम सबको इसको समझना है, पढ़ना है। प्रश्न 140 की ओर जाते हैं। निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिक तंत्र में सबसे
अधिक खाद्य श्रृंखला पाई जाती है, तो सबसे अधिक अगर कोई खाद्य श्रृंखला पाया जाता है तो ऑप्शन नंबर ए में पाया जाता है। और ऑप्शन नंबर ए कहता है कि वन का पारिस्थितिक तंत्र, वन का पारिस्थितिक तंत्र में सर्वाधिक खाद्य श्रृंखला पाई जाती है। दुनिया का सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र महासागरीय पारिस्थितिक तंत्र है। खाद्य श्रृंखला एक विशेष वातावरण या निवास स्थान में विभिन्न जीवों के बीच खुला संबंध है। और खाद्य श्रृंखला स्वपोषी, परपोषी और अपघटक यानी कि उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक के माध्यम से वितरित की जाती है, यानी कि बांटा जाता है। प्रश्न 141 की ओर देखेंगे हम 141, जो कहता है कि निम्नलिखित में से क्या बाल श्रम में नहीं आता है। बाल श्रम में नहीं आने की बात कर रहा है, तो बाल श्रम में अगर नहीं आने की बात है तो ऑप्शन नंबर डी की ओर, क्योंकि बच्चों का अपने कृषि खेतों में काम करना ये बाल श्रम में नहीं है, क्योंकि इसलिए नहीं है क्योंकि बच्चों का अपने कृषि खेतों में काम करना बाल श्रम में नहीं आता है। अन्य सभी बाल श्रम में संबंधित है। यदि किसी व्यावसायिक उद्देश्य के लिए 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को नियुक्त किया जाता है या इस्तेमाल होता है तो बाल श्रम कल कोई व्यवसाय के लिए किया जा रहा है तो बाल श्रम कह रहा है। तो घर में है रोपा जगाना, बीड़ा उखाना है, नहीं घर का काम के लिए है, आटा पिसाना, गेहूँ उठाना है, इन सब चीज़ों को बाल श्रम नहीं होता है, क्योंकि वो खुद का घर का काम कर रहे हैं, वो कहीं दूसरे जगह जा रहे हैं काम करने जहाँ उससे उसको आवक हो रहा है, लाभ हो रहा है, परिश्रम कर रहा है, इस बात को यहाँ पे कहा है। प्रश्न 142 यानी कि 142 में जाएंगे हम। निम्नलिखित में से कौन से क्रियाकलाप वनों के विनाश के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो वनों के विनाश के लिए जो उत्तरदायी है ऑप्शन नंबर सी को बता रहा है। ऑप्शन नंबर सी में 3 ऑप्शन दिए हैं। 3 ऑप्शन में ये है कि पहला है खनन है, खनन भी वनों के विनाश से संबंधित है। और दूसरा बांधों का निर्माण भी विनाश का ही कारण है। और तीसरा है पत्तियों एवं शाखों का संग्रह कर बाजार में बेचना भी विनाश का कारण है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, क्योंकि खनन, बांधों का निर्माण और पत्तियों एवं शाखों का संग्रह कर बाजार में बेचना आदि क्रियाकलाप वनों के विनाश के लिए उत्तरदायी है। जबकि बांस से टोकरी बुनना और गिरी हुई पत्तियों से पत्तल बनाना वनों के विनाश के लिए उत्तरदायी कारण नहीं है। प्रश्न 143 देखेंगे, यानी कि 143 कहता है कि जब एक मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडे किए गए पानी में भरे एक्वेरियम में डाला जाता है तो वह मर जाती है, क्योंकि एक्वेरियम का पानी जो है वो ऑप्शन नंबर डी की ओर बोलता है, और डी की ओर बोलता है यानी कि ऑक्सीजन रहित होता है ना। जब एक मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडे किए गए पानी से भरे एक्वेरियम में डाला जाता है तो वह मर जाती है, क्योंकि एक्वेरियम का पानी ऑक्सीजन रहित होता है। तथा हमें ज्ञात है कि सभी जीवों को जीने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है। ऑक्सीजन रहित की बात करते हैं जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, ऐसी बात कर रहा है, लेकिन ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि हवा हमारे लिए बहुत अति महत्वपूर्ण होता है। प्रश्न 144 देखेंगे, यानी कि एक पोस्टर में निम्न निर्देश लिखे हैं। निम्न निर्देश क्या लिखे हैं, आइए देखते हैं निर्देशों को। कि अपने आसपास पानी को जमा न होने दें, पानी के बर्तनों, कूलरों और टंकी को साफ रखें, यदि किसी स्थान पर पानी इकट्ठा हो जाए तो तेल का छिड़काव करें, है ना। स्वयं के बचाव हेतु घरों में जाली का प्रयोग करें। निम्न में से रोग फैलाव से संबंधित जागरूकता को पोस्टर के माध्यम से बताया गया है, तो इसका जो सही आंसर है डेंगू एवं जापानी मस्तिष्क ज्वर के लिए, क्योंकि एक मच्छर उत्पन्न होगा, इन सब चीज़ों में मच्छर उत्पन्न होगा, वो हमें काटेगा, वो हमें फीवर होगा, फिर हमारा शरीर हमारे दैनिक जीवन के प्रति कार्य करना कम कर देगा और उसको फिर फीवर आएगा और तरह तरह की संभावनाएं व्यवधान उत्पन्न हो जाएंगी। इसलिए ऑप्शन नंबर सी है, क्योंकि डेंगू और जापानी इंसेफेलाइटिस मच्छरों से फैलता है, इसलिए उपरोक्त पोस्टर डेंगू और जापानी के लिए बनाया गया है। प्रश्न 145 यानी कि 145 देखेंगे, विटामिन ए किस में सबसे अधिक होता है। तो विटामिन ए जो भी चीज़ हमने पाया है तो गाजर में सबसे ज़्यादा विटामिन ए होता है। गाजर को विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत ही माना जाता है। विटामिन ए के अन्य स्रोत हैं दूध, अंडा, पनीर, हरी शाक सब्जी, मछली की यकृत, तेल, मूंगफली, अंडा इत्यादि, ये सब विटामिन ए के बहुत अच्छे स्रोत हैं। प्रश्न 146 यानी कि 146 देखेंगे कि अफीम, मार्फिन, हीरोइन, मैथोडिन आदि किसके उदाहरण हैं। तो ये सब उदाहरण जो हैं वो ऑपिएट नारकोटिक्स के हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, क्योंकि अफीम, मार्फिन, हीरोइन, मेथोडिन आदि ओपिएट नारकोटिक्स के उदाहरण है, और ओपिएट दवाओं की एक श्रेणी है जो आमतौर पर दर्द से राहत के लिए उपयोगी की जाती है। प्रश्न जो है हमारा 147 है, वह शब्द समूह जिसमें शब्द घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं, वो उसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है मच्छर, मलेरिया, एनीमिया, लव, है नहीं, क्योंकि मच्छर मलेरिया से होता है, एनीमिया लौ शब्द समूह घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। इसे जैसे मलेरिया का कारक मच्छर होता है तथा लौ का अल्पता से एनीमिया रोग होता है, इसी बात को बताया है। प्रश्न 148 है, यानी कि 148, एक शिक्षक को उर्वरक द्वारा भूजल के प्रदूषण की शिक्षा बच्चों को देनी है, वह निम्न में से किसका नाम बताएगा। तो ऑप्शन नंबर बी की ओर सही जाता है। बी जो है नाइट्रेट उर्वरक की बात करता है, यानी कि शिक्षक उर्वरक द्वारा भूजल के प्रदूषण की शिक्षा बच्चों को देने के लिए नाइट्रेट उर्वरक का नाम बताएगा।
शिक्षक जो है उर्वरक द्वारा भूजल के प्रदूषण की शिक्षा बच्चों को देने के लिए नाइट्रेट उर्वरक का नाम बताया गया। यानी कि नाइट्रेट उर्वरक जो है, जब नाइट्रोजन उर्वरक का उपयोग पौधों खेती में तेजी से किया जाता है तो मृदा के जीवाणु इसे नाइट्रेट में बदल देते हैं। जल में घुलनशील नाइट्रेट अपवाह में मृदा से बाहर निकल जाता है, जहां यह भूजल नदियों, मुहल्लों और तटीय महासागरों को प्रदूषित करता है। यानी कि कह सकते हैं कि यह जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत होता है। प्रश्न 149 है, यानी कि 149 है। प्रश्न 149 यानी कि सूचान है, प्राथमिक स्तर में निम्नलिखित में से क्या सामाजिक अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? प्राथमिक स्तर में निम्नलिखित में से क्या सामाजिक अध्ययन पढ़ाने के उद्देश्य नहीं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि समाज में हो रहे अपराधों का लेखा रखना, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर सामाजिक अध्ययन को पढ़ाने के उद्देश्य निम्नलिखित हैं की बात कर रहा है। जापानी इन्फ्लुएंजा वायरस, जेईवी, डेंगू, पीले बुखार और वेस्टनाइट वायरस से संबंधित एक फ्लेवी वायरस है और मच्छरों द्वारा फैलता है ना। ध्यानतव्य है कि मादा एडीज मच्छर के काटने से डेंगू होता है। अधिक जागरूकता विकसित करने में मदद करता है। सामाजिक अध्ययन का शिक्षण विभिन्न मूल्यों और जीवन शैली वाले समाज में दूसरों की समझ और स्वीकृति के विकास के लिए शिक्षार्थियों की चिंता को बढ़ावा देने में मदद करता है। सामाजिक अध्ययन शिक्षण शिक्षार्थियों को मानव अंग क्रिया में शामिल निर्णय लेने की समझ का कौशल प्रदान करता है। अतः समाज में होने वाले अपराधों का रिकॉर्ड रखना प्राथमिक स्तर पर सामाजिक अध्ययन को बढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। प्रश्न 150 है, चंद्रमा प्रतिदिन अपना आकार किसके कारण बदलता रहता है? तो ऑप्शन नंबर बी की हो जाता है, यानी कि पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा के कारण। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है तथा पृथ्वी सूर्य की इस प्रक्रिया से सूर्य का कुछ प्रकाश पृथ्वी द्वारा अवरुद्ध होने के कारण चंद्रमा पर छाया बनता है, जिसके कारण चंद्रमा प्रतिदिन अपना आकार बदलता रहता है। ठीक है, इसी के साथ 2016 का जो सहायक शिक्षक वर्ग 3 पात्रता परीक्षा है, यानी कि वो समाप्त होता है। और छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा के हम देखेंगे 2016, यानी कि 2016 का जो प्रश्न थे उसका व्याख्या सहित हम हल देखेंगे। और इवनिंग शिफ्ट है और प्रश्न वर्ग 2 है नहीं। तो इसको हम प्रारंभ करते हैं। पहला भाग 1 है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से। प्रश्न क्रमांक 1 है कि सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण समावेशी शिक्षा प्रदान करने के लिए आपका प्रयास होगा। तो हमारा जो प्रयास है वो ऑप्शन नंबर ए है। और ऑप्शन नंबर ए कहता है कि बाल केंद्रित सामाजिक रूप से प्रासंगिक और न्योचित सीखने की प्रक्रिया प्रदान करना है। इसलिए प्रदान करना है क्योंकि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण समावेशी शिक्षा प्रदान करने के लिए आपका प्रयास होगा कि आप बाल केंद्रित सामाजिक रूप से प्रासंगिक और न्यायोचित सीखने की प्रक्रिया प्रदान करें। इसके लिए विभिन्न शिक्षण तकनीकी जैसे कि प्रोजेक्ट आधारित सीखना, सहकारी सीखना और खेल आधारित सीखना आदि का उपयोग कर सकते हैं। इससे बच्चों को अपनी रुचि के अनुसार सीखने का मौका मिलेगा और वे अधिक सक्रिय रूप से शिक्षा प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे। प्रश्न क्रमांक हमारा है 2, ग्रामीण बच्चों को अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु प्रश्न क्रमांक 2 है, ग्रामीण बच्चों को अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु केंद्रीय सरकार द्वारा किन विद्यालयों को खोला गया है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है नवोदय प्रतिमानों से। ऑप्शन नंबर सी है। ग्रामीण बच्चों को अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु केंद्रीय सरकार द्वारा खोले गए नवोदय विद्यालय केंद्रीय विद्यालय CBSE द्वारा संचालित स्कूल हैं, जो ग्रामीण प्रतिभाशाली छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के लिए स्थापित किए गए हैं। इसमें प्रवेश मेरिट के आधार पर होता है तथा छात्रों को मुफ्त शिक्षा, आवास और भोजन प्रदान किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 3 है, यानी कि सूक्ष्म शिक्षण संबंधित होता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी शैक्षिक कौशल से। ऑप्शन नंबर बी कहता है सूक्ष्म शिक्षण संबंधित है तो शिक्षण कौशल से है, यानी कि सूक्ष्म शिक्षण कौशल विकसित करने और बेहतर बनाने के लिए एक तकनीक है। यह शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षण व्यवहारों जैसे स्पष्टीकरण, प्रश्न पूछना और छात्रों को प्रेरित करना तथा ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। सूक्ष्म शिक्षण विधियों, शिक्षण प्रतिमानों और शिक्षण प्रविधियों से भी संबंधित है, लेकिन यह शिक्षण कौशल पर केंद्रित होता है। प्रश्न क्रमांक 4 है, विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है?
तो सत्य की बात कर रहा है तो सत्य हमारा ऑप्शन नंबर डी की ओर ले जाता है। डी कहता है कि यह सभी के लिए समान गति में नहीं होता है, यानी कि विकास के सिद्धांत के अनुसार यह सभी के लिए समान गति से नहीं होता है, कथन सत्य है। विकास एक सतत और क्रमिक प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। विकास व्यक्तिगत विभिन्नताओं से प्रभावित होता है। अनुवांशिकी, स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और सामाजिक आर्थिक कारक विकास की गति को प्रभावित करते हैं। विकास विभिन्न क्षेत्रों में होता है, यह केवल शारीरिक तक सीमित नहीं होता है। विकास अनुक्रमित होता है, विकास एक निश्चित क्रम में होता है। पहला चरण बाद के चरण के लिए आधार तैयार करता है, यही विकास का कथन है। प्रश्न क्रमांक 5 देखेंगे हम, सीखने के पुनर्वर्ण सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो सीखने के जो सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो कोहलर हैं। ऑप्शन नंबर CL हल है नहीं। सीखने के पुनर्वर्ण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी है ना, CL हल है। यानी कि सीखने के पुनर्वर्ण सिद्धांत के प्रतिपादक CL हल हैं। CL हल ने पुनर्वर्ण के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, जिसके अनुसार किसी व्यवहार के बाद मिलने वाले परिणाम उस व्यवहार को भविष्य में दोहराने की संभावना को प्रभावित करते हैं। हम प्रश्न नंबर 6 देखेंगे, यानी कि पाठ सहगामी क्रियाएं क्या सहायक नहीं है? पाठ सहगामी क्रियाएं सहायक नहीं है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वही सही है। यानी कि नहीं है, यानी कि गलत की ओर जा रहा है, क्योंकि शालेय कार्यकारी कार्य में यही गलत की ओर जा रहे हैं। पाठ सहगामी क्रियाएं सीधे तौर पर शालेय कार्यालयीन कार्यों में सहायक नहीं होती हैं। यह छात्रों को नेतृत्व कौशल, समय प्रबंधन और जिम्मेदारी सिखाकर शालेय कार्यकारी कार्य में सहायक हो सकती हैं, क्योंकि ये कार्य जो है प्रशासनिक और व्यवस्थापिक प्रक्रियाओं से संबंधित होता है, इसलिए विकल्प ए सही होगा। प्रश्न नंबर हम 7 देखेंगे, अगर किसी कार्य को करते समय प्रश्न क्रमांक हम 7 देखेंगे कि अगर किसी कार्य को करते समय बच्चा उबाऊ महसूस करे तो यह संकेत है कि इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि कार्य यांत्रिक रूप से दोहराया जा रहा है। ठीक है, कोई भी एक ही कार्य को अगर बच्चे को बार बार कराया जाए तो बच्चा उबाऊ महसूस कर रहा है, एक ही काम को बार बार करा रहा है, यही इसका सही आंसर है। यानी कि यदि कोई बच्चा किसी कार्य को करते समय उबाऊ महसूस करता है तो यह संकेत हो सकता है कि कार्य यांत्रिक रूप से दोहराया जा रहा है। यह आवश्यक नहीं है कि बच्चा बुद्धिमान नहीं है या उसमें सीखने की क्षमता नहीं है। यह बोरियत इस बात का संकेत होती है कि बच्चों को अधिक चुनौतीपूर्ण या रुचिकर कार्य की आवश्यकता है। शिक्षा में विविधता और रचनात्मकता बच्चों को सीखने में सक्रिय और उत्साहित रख सकती है। प्रश्न क्रमांक 8 देखेंगे हम कि कक्षा शिक्षण के दौरान कक्षा शिक्षण के दौरान शिक्षक द्वारा बच्चों से प्रश्न पूछा गया ताकि क्या होता है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, ताकि कक्षा शिक्षण की प्रक्रिया सुगम हो सके। कक्षा शिक्षण की प्रक्रिया सुगम बनाना, छात्रों को नई अवधारणाओं से जोड़ने और उन्हें पहले से सीखी गई चीज़ों को लागू करने में मदद करने के लिए शिक्षक द्वारा बच्चों से प्रश्न पूछा जा सकता है। वे छात्रों की गंभीर रूप से सोचने और समस्याओं को हल करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। कक्षा शिक्षण के दौरान शिक्षक द्वारा बच्चों से प्रश्न पूछना एक महत्वपूर्ण शिक्षण रणनीति है। प्रश्न क्रमांक 9 देखेंगे कि मनुष्य में व्यक्तिगत विभिन्नताएं निर्धारित होती है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि पर्यावरण और आनुवंशिकता के बीच अंतर संबंध से। यानी कि मनुष्य में व्यक्तिगत विभिन्नताएं मुख्य रूप से पर्यावरण और आनुवंशिकता के बीच अंतर संबंध से निर्धारित होती है। यह दोनों कारक मिलकर व्यक्ति की विशेषताओं, स्वभाव और व्यवहार को आकार देते हैं। आनुवंशिकता जीन्स के माध्यम से विशेषताओं को पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करती है, जबकि पर्यावरण कारक जैसे सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक प्रभाव व्यक्तिगत विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रश्न क्रमांक 10 है, यानी कि शिक्षक अपनी कक्षा शिक्षण के दौरान निम्न में से किनका आकलन करता है? तो ऑप्शन देखते हैं किनका करता है। विद्यार्थियों का करता है, पाठ्यपुस्तकों का करता है या स्वयं का करता है? विद्यार्थियों एवं स्वयं दोनों का करता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि विद्यार्थियों एवं स्वयं दोनों का करता है। दोनों का इसलिए करता है क्योंकि शिक्षण के दौरान शिक्षक आमतौर पर विद्यार्थियों एवं स्वयं दोनों का आकलन करता है। यह शिक्षा प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिससे शिक्षक यह समझ सकते हैं कि विद्यार्थी कितना सीख रहे हैं और उनकी शिक्षण विधियाँ कितनी प्रभावी है। इससे शिक्षक को अपने शिक्षण कौशल को बेहतर बनाने में भी मदद मिलती है। प्रश्न क्रमांक 11 देखेंगे हम कि शिक्षण कार्य का आकलन व मूल्यांकन करने के लिए सबसे छोटी शर्त कौन सी है? तो ऑप्शन 4 दिया है, इसमें मापन है, जांच टेस्ट है, परीक्षण है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर वो है जांच टेस्ट है। शिक्षण जांच और मूल्यांकन करने के लिए सबसे छोटी शर्त जांच टेस्ट है। यह शिक्षण प्रक्रिया का एक छोटा सा हिस्सा है जो छात्रों की प्रगति को त्वरित मूल्यांकन करने के लिए उपयोग किया जाता है। यह छात्रों को यह समझने में मदद करता है कि वे क्या सीख रहे हैं और उन्हें कहाँ सुधार करने की आवश्यकता है। इसलिए जांच टेस्ट शिक्षण कार्य का आकलन और मूल्यांकन करने के लिए सबसे छोटी और सबसे प्रभावी शर्त है।
प्रश्न क्रमांक 12 देखेंगे हम कि मापन प्रश्न क्रमांक 12 देखेंगे हम कि मापन की सर्वाधिक विश्वसनीय मापन। प्रश्न क्रमांक 112 देखेंगे हम कि मापन की प्रश्न क्रमांक 112 देखेंगे हम कि मापन की सर्वाधिक विश्वसनीय मापनी है तो वो क्या है। तो उसका जो सर्वाधिक मापनी है वह अनुपात है। मापन की सर्वाधिक विश्वसनीय मापनीय अनुपात है। यहाँ मापन की विभिन्न मापनियों और उनकी विश्वसनीयता का संक्षिप्त विवरण दिया गया है। अनुपात मापनी का सबसे विश्वसनीय पैमाना है। इसे शून्य का निश्चित अर्थ होता है। इसका उपयोग भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में किया जाता है। उदाहरण है इसका द्रव्यमान, लंबाई, आयतन, तापमान आदि। नोट: आयोग ने इसका उत्तर सी माना है जबकि सही विकल्प ए होगा, इसलिए बता दिया गया है नहीं। प्रश्न क्रमांक 13 है यानी कि एक बच्चा उद्देश्य व कार्य को प्रश्न क्रमांक 13 है एक बच्चा उद्देश्य व कार्य को तर्कपूर्वक सोच सकता है या पियाजे की अवस्थाओं का एक कारण है। वह अवस्था कौन सा है? देखते हैं। संवेदी पेशी अवस्था है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, या प्रत्यक्ष संक्रियात्मक अवस्था है, या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है। जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है यानी कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है। क्या कहता है कि जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार जब बच्चे उद्देश्य और कार्य को तर्कपूर्वक सोचने में सक्षम होते हैं तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में होते हैं। इस अवस्था में बच्चे अमूर्त सोच और तार्किक निगमन करने में सक्षम होते हैं जो कि 12 वर्ष की आयु से शुरू होती है। नोट: सही उत्तर विकल्प डी है जबकि आयोग ने विकल्प सी को माना है। प्रश्न क्रमांक 14 बच्चे कहाँ सीखते हैं? तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी है यानी कि बच्चा घर में सीखता है, विद्यालय में सीखता है, समाज में सीखता है, यानी कि बच्चा प्रत्येक स्थान और प्रत्येक क्षण में सीखते रहता है। जीवन के हर पल सीखने की संभावना होती है। बच्चे प्रत्येक स्थान और प्रत्येक क्षण में सीखते हैं। घर, विद्यालय और समाज ये सभी शिक्षा के महत्वपूर्ण स्रोत हैं जो बच्चों को ज्ञान और अनुभव प्रदान करते हैं। बच्चे सीखने की एक सतत प्रक्रिया से गुजरते हैं और यह प्रक्रिया विभिन्न स्थानों और क्षणों से होती है। प्रश्न क्रमांक 15 है यानी कि अक्षमता से आस प्रश्न क्रमांक 15 है यानी कि अक्षमता से आस्य है। तो अक्षमता से जो आस्य है उसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। क्या करता है? व्यक्ति तथा परिवेश के बीच अंतःक्रिया में बाधा है नहीं। अक्षमता का आस्य व्यक्ति की क्षमताओं अक्षमता का जो आस्य है वो व्यक्ति की क्षमताओं में कमी से है जिससे उसमें दैनिक जीवन और सामाजिक भागीदारी में बाधा आती है। इससे शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या संवेदी बाधाएं शामिल हो सकती हैं। इसलिए व्यक्ति तथा परिवेश के बीच अंतःक्रिया में बाधा अक्षमता के सामाजिक मॉडल को दर्शाता है। इसमें व्यक्ति और समाज के बीच बातचीत के दौरान उत्पन्न होने वाली बाधाओं पर जोर दिया जाता है। प्रश्न क्रमांक 16 है यानी कि बच्चों को भ्रमण पर ले जाना चाहिए क्योंकि ले जाना चाहिए। देखिए 4 ऑप्शन देते हैं। भ्रमण के समय मनोरंजन कर सके, इसमें से वो आनंदित होते हैं, भ्रमण के दौरान बच्चे शोर नहीं करते, भ्रमण से बच्चे अधिक सीखते हैं। तो जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है यानी कि बच्चों को भ्रमण पर ले जाना चाहिए क्योंकि भ्रमण से बच्चे अधिक सीखते हैं। यह सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि बच्चों को भ्रमण पर ले जाना चाहिए। वे नई जगहों को जगहों को देखकर विभिन्न संस्कृतियों का अनुभव करके और नए लोगों से मिलकर बहुत कुछ सीख सकते हैं। भ्रमण बच्चों को अपनी कल्पना का उपयोग करने, समस्याओं को सुलझाने और निर्णय लेने में भी मदद करता है। प्रश्न क्रमांक 17 है यानी कि मूल्य शिक्षा की आवश्यकता है। केवल की बात कर रहा है तो देखते हैं क्या प्राथमिक स्तर पर, महाविद्यालयीन स्तर पर या माध्यमिक स्तर पर या इन सभी स्तर पर। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है यानी कि इन सभी स्तर पर। मूल्यांकन शिक्षा की आवश्यकता जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास और समाज में उनके योगदान के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह केवल किसी एक स्तर तक सीमित नहीं है बल्कि इसका प्रभाव प्राथमिक, माध्यमिक और महाविद्यालय स्तर पर समान रूप से अनुभव किया जाता है। मूल्य शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है जो व्यक्ति के जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती है। प्रश्न क्रमांक 18 है प्रश्न क्रमांक 118 है कि बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन के लिए कौन सा तरीका बेहतर होगा। इसका जो ऑप्शन 4 दिए हैं देखते हैं। मनोरंजन विधि होगा, तुलनात्मक विधि होगा, विकासात्मक विधि होगा, सांख्यिकी विधि। ऑप्शन नंबर सी होगा यानी कि बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन के लिए सबसे अच्छा तरीका विकासात्मक विधि होगा। विकासात्मक विधि बच्चे की बुद्धि और विकास का अध्ययन करने के लिए सबसे व्यापक और प्रभावी तरीका है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि बच्चे कैसे सीखते हैं, बढ़ते हैं और विकसित होते हैं और यह हमें उनके विकास का समर्थन करने के लिए बेहतर तरीके से तैयार करता है। प्रश्न क्रमांक हम देखेंगे 19 यानी कि गौरव बातें करने के लिए संकेतों का प्रयोग बार बार करता है। एक शिक्षक होने के नाते आप उसकी शिक्षा व्यवस्था करेंगे।
तो मैं उसका शिक्षा व्यवस्था ऑप्शन बी के अनुसार करूँगा, यानी कि ऑप्शन बी सही है। एक समान स्कूल में सबके साथ। गौरव जो बातचीत के लिए बार बार संकेतों का उपयोग करता है, उसकी शिक्षा व्यवस्था चुनने के लिए हमें उसकी आवश्यकताओं और शिक्षा प्रणाली के लक्षणों पर विचार करना होगा। यह एक समान स्कूल में सबके साथ होता है। गौरव को अपने साथियों के साथ शिक्षा प्राप्त करने और सामाजिक कौशल विकसित करने का अवसर मिलेगा। समावेशी और समानता की भावना को भी बढ़ावा मिलेगा। नुकसान क्या है इसमें? शिक्षकों को सभी छात्रों की जरूरतों को पूरा करने में मुश्किल हो सकती है। गौरव को अपने अनुरूप शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाई हो सकती है ना। प्रश्न क्रमांक 20 है। प्रश्न क्रमांक हम 20 देखेंगे कि कौन सी विधि छात्रों को सिखाने में अधिक प्रभावशाली है। तो सिखाने में सबसे अधिक प्रभावशाली है वो करके सीखने की जो विधि है वो है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। यानी कि छात्रों को सिखाने के लिए सबसे प्रभावी विधि करके सीखने की विधि है। यह विधि छात्रों को सक्रिय रूप से सीखने में मदद करती है, जिसके कारण वे जानकारी को बेहतर ढंग से समझते हैं और याद रखते हैं। अन्य विधियों की तुलना में करके सीखने की सबसे प्रभावी विधि है जो छात्रों को सक्रिय रूप से सीखने, जानकारी को बेहतर ढंग से समझने और याद रखने में मदद करती है। ठीक है। अब हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 21 यानी कि 21। वर्तमान परीक्षा प्रणाली मुख्य रूप से खाली स्थान पक्ष के उद्देश्यों का मापन करती है। तो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि ज्ञानात्मक पक्ष का। वर्तमान परीक्षा प्रणाली में ज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों का मुख्य रूप से मूल्यांकन किया जाता है। शैक्षिक मनोवैज्ञानिक बेंजामिन ब्लूम द्वारा प्रस्तावित संज्ञानात्मक क्षेत्र शिक्षार्थियों द्वारा अर्जित बौद्धिक कौशल और ज्ञान को संदर्भित करता है। इसमें चिंतन, तर्क, समस्या समाधान और समझ का विकास शामिल है। प्रश्न 22 है, यानी कि प्रश्न 22 देखेंगे हम कि प्रभावशाली विधि है। तो प्रभावशाली एक सस्ती विधि है, यानी कि वैज्ञानिक विधि सरल सस्ती विधि है जो डेटा इकट्ठा करने का एक सस्ता तरीका हो सकता है। खबर जब बड़ी संस्था में लोगों से जानकारी इकट्ठा करने की आवश्यकता होती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न 23 है, यानी कि चोरी करने वाला बालक कहलाता है। तो चोरी करने वाला जो बालक कहलाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के अनुसार सही होगा, यानी कि समस्यात्मक बालक होगा। चोरी करने वाला बालक एक समस्यात्मक बालक कहलाता है। चोरी करने के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि गरीबी या उपेक्षा या मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं। सभी चोर समस्याग्रस्त बच्चे नहीं होते हैं। कुछ बच्चे जिज्ञासा या रोमांच के लिए चोरी कर सकते हैं और वे जरूरी सहायता और मार्गदर्शन के साथ ही रास्ते पर लौट सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 24 है। एक व्यक्ति अपने बच्चों के विकास में उनकी परिवेश को अत्यंत प्रभावी मानता है। एक व्यक्ति अपने बच्चे के विकास में उसकी परवरिश को अत्यंत प्रभावी मानता है। वह इनमें से किसके महत्व से असहमत है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि अनुवांशिक कारक से है। अनुवांशिक कारक से इसलिए है क्योंकि व्यक्ति जो अपने बच्चे के विकास में परिवेश को अत्यंत प्रभावी मानता है, वह यह मानता है कि पर्यावरणीय कारक जैसे कि शिक्षा, पोषण और सामाजिक संपर्कों बच्चे के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विकास एक जटिल प्रक्रिया है जो अनुवांशिक और पर्यावरण दोनों में प्रभावित होती है। केवल अनुवांशिक कारक वह विकल्प है जिसके माध्यम से व्यक्ति को परवरिश अत्यंत प्रभावी मानता है। असहमत होने की संभावना है। प्रश्न 25 से समावेशी शिक्षा की सफलता निर्भर करती है। तो समावेशी शिक्षा की जो सफलता निर्भर करती है वो शिक्षकों के अभिवृत्ति में बदलाव पर करती है, यानी कि समावेशी शिक्षा की सफलता मुख्य रूप से शिक्षकों की अभिवृत्ति में बदलाव पर निर्भर करती है, लेकिन शिक्षकों की सकारात्मक अभिवृत्ति को समावेशी शिक्षा के प्रति समर्पण सबसे महत्वपूर्ण कारक है। शिक्षक छात्रों को प्रेरित और मार्गदर्शन करते हैं। शिक्षक पाठ्यक्रम को अनुकूलित करते हैं। शिक्षक सकारात्मक वातावरण बनाते हैं। शिक्षक अभिभावकों और समुदाय के साथ सहयोग करते हैं। यह इस प्रकार शिक्षकों की सकारात्मक अभिवृत्ति समावेशी शिक्षा को सफल बनाने के लिए नींव का पत्थर साबित होता है। प्रश्न 26 देखेंगे हम कि अध्यापक द्वारा अपने छात्रों से व्यवहार किया जाना चाहिए। तो अपने बच्चों की तरह ही व्यवहार किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी कि शिक्षकों को अपने छात्रों के साथ अपने बच्चों की तरह व्यवहार करना चाहिए। यह दृष्टिकोण छात्रों को सुरक्षित, सम्मानित और प्रेरित महसूस करता है, जिससे वे अपनी पूरी क्षमता तक पहुँच सकते हैं। सभी छात्र अलग अलग होते हैं और उनकी अपनी व्यक्तिगत ज़रूरतें होती हैं। शिक्षक को लचीला होना चाहिए और प्रत्येक छात्र के साथ उनकी आवश्यकताओं के अनुसार व्यवहार करना चाहिए। प्रश्न 27 देखेंगे हम कि शिक्षण की सफलता निहित है। तो शिक्षण की जो सफलता निहित है वो ऑप्शन नंबर सी को दर्शाता है, क्योंकि विद्यार्थी को उपलब्धि में
शिक्षण की सफलता विद्यार्थियों की उपलब्धि में निहित है। शिक्षण की सफलता केवल शिक्षकों का शिक्षा प्रणाली पर निर्भर नहीं करती है, बल्कि यह विद्यार्थियों की सीखने और उपलब्धि की क्षमता पर निर्भर करती है। शिक्षण की सच्ची सफलता तभी मानी जाती है जब विद्यार्थी ज्ञान प्राप्त करते हैं, कौशल विकसित करते हैं और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं। प्रश्न 28 है, वाइगोत्स्की के अनुसार बाल विकास एक परिणाम है। प्रश्न 28 वाइगोत्स्की के अनुसार बाल विकास एक परिणाम है। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि सामाजिक अंतर संबंध। वाइगोत्स्की के असामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत बाल विकास को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक है। इस सिद्धांत के अनुसार बाल विकास इन सिद्धांतों के अनुसार बाल विकास सामाजिक अंतर संबंधों की गहराइयों से प्रभावित होता है। बच्चे सीखने के लिए दूसरों के साथ बातचीत करते हैं, जैसे कि माता पिता, शिक्षक और साथी। प्रश्न क्रमांक 29 है, 29 देखेंगे हम कि कक्षा शिक्षण के दौरान बच्चों को उनके सहपाठियों के साथ समूह के कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। कहता है कि कक्षा शिक्षण के दौरान बच्चों को उनके सहपाठियों के साथ समूह में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे खाली स्थान होता है या फिर जिससे होता है, तो इसके सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, वे सामाजिक कौशल को सीख सकें। कक्षा शिक्षण के दौरान बच्चों को उनके सहपाठियों के साथ समूह में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे वे सामाजिक कौशल को सीख सकें। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सभी बच्चों को समूह कार्य में भाग लेने में सहजता महसूस नहीं होती है। प्रश्न क्रमांक 30 है, यानी कि शिक्षा में सबको शामिल करना सुनिश्चित करने के लिए शिक्षक की शिक्षण योजना में होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, क्योंकि सचेतन व संवेदनशील होना चाहिए। शिक्षा में सभी को शामिल करने के लिए शिक्षकों को अपनी योजनाओं में छात्रों की विविधता को ध्यान में रखना चाहिए और उनके लिए एक सुरक्षित और सहायक वातावरण बनाना चाहिए। सचेत और संवेदनशील होना शिक्षकों को यह करने में मदद करता है। अतः विकल्प सी सही है, जबकि आयोग ने इसका सही उत्तर विकल्प डी को माना है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक इसी के साथ हम द्वितीय भाग देखेंगे, है ना, शिक्षक वर्ग 2 का 2016 का जो CG टेट का जो PVIQ चल रहा है उसका हम देखेंगे। हिंदी भाग है ना। तो पूर्ण विराम का अर्थ होता है कि पूर्ण विराम का जो अर्थ होता है वो पूरी तरह रुकना होता है। पूर्ण विराम का अर्थ है कि पूरी तरह रुकना या ठहरना। सामान्यतः जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले, विचार के तार एकदम टूट जाए, वहाँ पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। जैसे तुम जा रहे हो, पूर्ण विराम हो गया। संक्षेप में जो होता है प्रत्येक वाक्य की समाप्ति पर पूर्ण विराम का प्रयोग होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रश्न 32 है, निम्नलिखित में से कौन सा संघर्षी व्यंजन है? तो संघर्षी व्यंजन के लिए स है। संघर्षी व्यंजन है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है। दिए गए विकल्पों में संघर्षी व्यंजन है। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु किसी स्थान विशेष पर घर्षण करती है, बाहर निकलने, उसे ऊष्मा का संघर्षी व्यंजन कहते हैं। जैसे स ह है ना, ऊष्मीय व्यंजन और संघर्षी व्यंजन दोनों है। ह यही ऊष्मीय और संघर्षी व्यंजन है। प्रश्न 33 से फेरी वाला, मिठाई वाला एवं लगाव में प्रयुक्त हुआ है। फेरी वाला मिठाई एवं लगाव में प्रयुक्त हुआ है। तो फेरी वाला मिठाई में जो लगाव में जो प्रयुक्त हुआ है वो प्रत्यय है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है। यानी कि दिए गए शब्दों फेरी वाला, मिठाई एवं लगाव में प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। शब्दों के अंत में जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है, शब्दों में जो अक्षर या अक्षर समूह, यानी क्या बोलते हैं, शब्दों के अंत में जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। जैसे फेरी वाला, फेरी प्लस वाला, फेरी वाला। मिठाई जैसे मीठा धन आई बराबर मिठाई। लगाओ, लग धन आओ बराबर लगाओ। गवैया यानी गा धन वैया बराबर गवा। यही है ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न हम देखेंगे 34, कपटी मित्र किस मुहावरे का अर्थ है? यानी गुजरी का लाल है, आस्तीन का सांप है, या आँख का तारा है, या गांठ का पूरा होना। तो कपटी मित्र जो है आस्तीन का सांप है नहीं। हम लोग आसान भाषा में कह भी देते हैं कि साला कपटी मित्र है नहीं, आस्तीन का सांप है, साला कब डस देगा पता भी नहीं चलेगा। दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी कि दिए गए विकल्पों में आस्तीन का सांप मुहावरे का अर्थ कपटी मित्र होता है। वाक्य प्रयोग आजकल जो अक्सर यही देखने में आ रहा है कि जिसे हम मित्र समझते हैं वह आस्तीन का सांप निकलता है नहीं। अंदर साला हमारे प्रति षड्यंत्र रच रहा है ना। प्रश्न हम 35 देखेंगे, यानी कि तपोवन में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? तो तपोवन में प्रयुक्त संधि का जो नाम है वह है विसर्ग संधि है। दिए गए शब्द तपोवन में विसर्ग संधि है। इसका संधि विच्छेद है तपह धनवन होता है, यानी कि विसर्ग का चिन्ह लगा हुआ है। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। नोट, यदि विसर्ग से पहले अ आए या उसके बाद विसर्ग का क या विसर्ग
नोट है ना, यदि विसर्ग के पहले अ आए और उसके बाद व वर्ग का तृतीय चतुर्थ या पंचम वर्ग आए तो या य व द में हो तो विसर्ग का उ हो जाता है, और यह उ जो है पूर्ववर्ती अ से मिलकर गुण संधि द्वारा ओ हो जाता है, यानी कि जैसे मनोरथ बराबर मनः धनरथ बराबर मनोरथ, मनोयोग बराबर मनः धन योग बराबर मनोयोग। प्रश्न हम देखेंगे 36। प्रश्न हम देखेंगे 36, अपठित गद्यांश का उद्देश्य है। तो अपठित गद्यांश का जो उद्देश्य है वो है ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि छात्रों की बौद्धिक गहराई की जांच करना है। अपठित गद्यांश का अर्थ होता है कि जो गद्यांश पढ़ा न गया हो। अपठित गद्यांश से गद्यांश संबंधित विभिन्न प्रश्नों के उत्तर देने को कहा जाता है। अपठित गद्यांश का उद्देश्य छात्रों की बौद्धिक गहराई की जांच करना है। अपठित गद्यांश के माध्यम से पाठक की व्यक्तिगत योजना अभिव्यक्ति क्षमता का पता चलता है। अपठित गद्यांश का सारांश दिए गए अंश का 1/3 होना चाहिए। अपठित गद्यांश का शीर्षक केंद्रीय भाव को बताने वाला होना चाहिए। प्रश्न क्रमांक है 37, यानी कि फूंक फूंक कर पैर रखना कहावत का कौन सा अर्थ सही है। यानी धीरे धीरे चलना, डर कर कदम रखना, सोच विचार कर काम करना, या पैर रखे करते हुए फूंकना। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि फूंक कर पैर रखना। मुहावरे का अर्थ है सोच विचार कर काम करना। वाक्य प्रयोग है, रमेश को पिताजी ने दिल्ली भेजते हुए कहा कि दिल्ली बड़ा शहर है, इसलिए वहाँ फूंक फूंक कर कदम रखना। प्रश्न क्रमांक 38 है, यानी जलज शब्द है। तो जलज शब्द है जो है योगरूढ़ शब्द है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। दिया गया शब्द जलज एक योगरूढ़ शब्द है। ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी परंपरा में विशेष अर्थ के परिचारक हैं, रोगयुक्त कहलाते हैं। जैसे पंकज, जलज, लंबोदर इत्यादि। जलज का अर्थ है जल में उत्पन्न होने वाला, पर इससे केवल कमल का अर्थ लिया जाएगा। प्रश्न क्रमांक 39 है, यानी कि गाल बजाना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि डी घाकना है। गाल बजाना मुहावरे का अर्थ है डी घाकना है। दिए गए मुहावरे गाल बजाना का अर्थ है डी घाकना होता है। वाक्य प्रयोग है, तुमसे कोई भी काम सही तरीके से नहीं हो सकता, तुम तो केवल गाल बजाना जानते हो। प्रश्न 40 है, यानी कि विराम चिन्ह का उपयोगिता है। तो भाषा को अलंकृत करने के लिए, भाषा की सामाजिक शक्ति बढ़ाने के लिए, है ना, भावाभिव्यक्ति की स्पष्टता के लिए, या व्याकरण का ज्ञान करने के लिए। सही आंसर है भावा स्पष्टि की स्पष्टता के लिए। तो आइए देखते हैं विराम, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। विराम का शाब्दिक अर्थ होता है ठहराव। वाक्य के सुंदर गठन और भावाभिव्यक्ति की स्पष्टता के लिए विराम चिन्हों की आवश्यकता और उपयोगिता मानी गई है। कुछ विराम चिन्ह निम्नलिखित हैं, यानी कि पूर्ण विराम पूर्ण दंडी होता है, अल्प विराम जिसमें सिंगल दंडी होता है, योजक चिन्ह जो होता है लंबा होता है, यानी कि 2 शब्द को जोड़ता है, प्रश्नवाचक चिन्ह जो प्रश्न होता है, और अवतरण चिन्ह जिसको हम लोग बोलते हैं वो लगा देते हैं, किसी चीज़ को हाईलाइट करते हैं अवतरण चिन्ह कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 41 से हम देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उपस्थ स्वर है। जिन स्वरों के उच्चारण से, या कहें जिन स्वरों के उच्चारण में जीवा का पिछला भाग सक्रिय रहता है उन्हें पश्च स्वर कहते हैं। जैसे आ, उ, ओ, आ, है नहीं, यही है सही उत्तर। प्रश्न क्रमांक 42 है, भाषाई कौशल के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। प्रश्न क्रमांक 42 है, भाषाई कौशल के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, पढ़ना लिखना है ना। ग्रहणात्मक कौशल भाषाई कौशल होते हैं। भाषाई कौशल से तात्पर्य है भाषा के ठीक तरह से काम करने की योग्यता या सामर्थ्य हासिल करना, अर्थात अध्येता भाषा के चारों कौशल सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना में पूर्ण रूप से दक्षता हासिल कर सके, यही भाषाई कौशल यानी कि पढ़ना और लिखना है। ठीक है, सुबो वाली एक इसका सीक्वेंस है ना, सुनना, बोलना और पढ़ना लिखना ग्रहणात्मक कौशल है ना। सुबो वाली सुनना और पढ़ना ग्रहणात्मक कौशल है। ग्रहणात्मक कौशल सुबोपली है, और भाषाई कौशल जो है बोलना और लिखना होता है। ठीक है, भाषाई कौशल जो है बोलना और लिखना या पढ़ना लिखना दोनों हो सकता है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 43 देखेंगे कि हम सब सार्थक तभी कहे जाएंगे जब उनमें निश्चित अर्थ हो, है नहीं। ऑप्शन नंबर सी सही है। कहने का तात्पर्य है कि सब सार्थक तभी कहे जाएंगे जब उनके निश्चित अर्थ हो, अर्थात जिन शब्दों का कुछ अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे किसान, लकड़ी, पुस्तक, भाषा आदि। कोई शब्द सार्थक तब होंगे कि जब उसका एक उचित अर्थ निकलेगा ना भाई, कि सामने वाले को क्या कह रहे हैं, कैसे वो सुन रहा है, हम कुछ बोल रहे हैं, उच्चार रहे हैं, सुन कुछ रहा है, शब्द ही नहीं निकल रहा है, तो इसलिए हमको सब सार्थक की बात कर रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 44 देखेंगे हम, अच्छा शब्द विशेषण के रूप में किस, प्रश्न क्रमांक 44 देखेंगे हम, अच्छा शब्द विशेषण के रूप में किस वाक्य में प्रयुक्त हुआ है। तो अच्छा यह बहुत
यह स्थान बहुत अच्छा है। अच्छा जो शब्द हुआ है, विशेषण जो इस्तेमाल हुआ है वो ऑप्शन नंबर सी में हुआ, यानी कि दिए गए वाक्य में यह स्थान बहुत अच्छा है। वाक्य में अच्छा शब्द, वाक्य में अच्छा शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। तथा जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष्य कहलाता है। जैसे राम बहुत तेज विद्यार्थी है, इसमें तेज जो है विशेषण तथा विद्यार्थी विशेष्य है। प्रश्न क्रमांक 45 जिसको हम 45 कहते हैं अंग्रेजी में, तो वाक्य है, कुछ वाक्य दिए हैं, देखते हैं। शब्द मात्र, उच्चारण मात्र, विचारों को पूर्णता से प्रकट करने वाला पद समूह या चिन्ह मात्र है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि वाक्य विचारों को पूर्णता से प्रकट करने वाला पद समूह है। वाक्य में आकांक्षा, योग्यता और क्रम का होना आवश्यक है। प्रश्न क्रमांक 46 है, यानी कि केतु का पर्यायवाची शब्द है, तो केतु का जो पर्यायवाची शब्द है वो झंडा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। केतु का पर्यायवाची शब्द झंडा है। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द है निशान, पताका, ध्वज इत्यादि हो सकते हैं। प्रश्न क्रमांक हम 47 देखेंगे, यानी कि अर्थ। प्रश्न क्रमांक 47 यानी कि 47 देखेंगे हम कि अर्थ के अनुसार वाक्य के कितने प्रकार होते हैं। तो अर्थ के अनुसार वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। अर्थ के अनुसार वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। ये 8 प्रकार कौन कौन से, आइए देखते हैं। विधिवाचक है ना, विधिवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विषमवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक और संकेतवाचक, ये 8 प्रकार के भेद होते हैं अर्थ के आधार पर। प्रश्न क्रमांक 48 से अपठित गद्यांश का सारांश होना चाहिए। तो अपठित गद्यांश का जो सारांश होना चाहिए, दिए गए अंश का 1/3 होना चाहिए। जो सारांश होना चाहिए वो पूरा नहीं होना चाहिए, 1/3 होना चाहिए। जितना भी अपठित गद्यांश दिया उसका 1/3 कम से कम सारांश होना चाहिए। इसका ये ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी कि अपठित गद्यांश का अर्थ होता है जो गद्यांश पढ़ा न गया हो। अपठित गद्यांश में गद्यांश से संबंधित विभिन्न प्रश्नों के उत्तर देने को कहा जाता है। अपठित गद्यांश का उद्देश्य छात्रों की बौद्धिक गहराई का जांच करना है। अपठित गद्यांश के माध्यम से पाठक की व्यक्तिगत योग्यता, अभिव्यक्ति क्षमता का पता चलता है। अपठित गद्यांश का सारांश दिए गए अंश का 1/3 होना चाहिए। अपठित गद्यांश का शीर्षक केंद्रीय भाव को बताने वाला होना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 49 है, इनमें से कौन सा शब्द विशेष भाषा में आगत नहीं है। तो भाषा में जो आगत शब्द नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कबड्डी। दिए गए विकल्पों में कबड्डी देशज शब्द है। देशज वे शब्द कहलाते हैं जिसकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता है, वे अपने ही देश में बोलचाल से बने हैं, इसलिए इन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे कटोरा, पगड़ी, लोटा, डिबिया इत्यादि, है ना। ट्रेन अंग्रेजी भाषा का, साबुन, ट्रेन जो है अंग्रेजी भाषा का है और साबुन जो है तुर्की भाषा का, तथा शादी जो है अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, तो विदेशी वे कौन से शब्द हैं जो विदेश में आगत नहीं है। तो विदेश में जो आगत नहीं है वह है हमारा क्या है, कबड्डी जिसका उत्पत्ति का तो पता नहीं चलता है, लेकिन शब्द विशेष जो लोकल होता है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 50 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। प्रश्न क्रमांक जो 50 है वो बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। तो अगर शब्द विशेषण की बात कर रहा है तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि निपट होगा। यानी कि दिए गए विकल्पों में निपट विशेषण शब्द है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष कहलाता है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 51 है, यानी कि एक पंथ दो काज का अर्थ है, यानी कि अनेक कार्य करना, क्या करें क्या न करें सोचना, एक साथ दो लाभ होना या एक साथ दो पद ग्रहण करना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि एक साथ दो लाभ होना। दिए गए मुहावरे एक पंथ दो काज का अर्थ है कि एक साथ दो लाभ होना, यानी वाक्य का इसका जो प्रयोग है वो है कि मैं कंपनी की तरफ से मुंबई गया, वहाँ मैंने समुद्र की लहरों का आनंद भी लिया। इस तरह एक पंथ दो काज, काम तो मैं मुंबई यानी कि कंपनी की तरफ से गया दिल्ली, लेकिन मैं वहाँ पे जो समुद्र की लहरें हैं उसका भी आनंद उठा पाया। तो इसको बोलते हैं एक पंथ दो काज, है नहीं। प्रश्न क्रमांक 52 है, वाचन में निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं है। प्रश्न क्रमांक 52 कहता है कि वाचन में कौन से निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं है। तो गुण की बात कर रहा है, तो गुण की बात जो होता है अटकना, यही वाचन जब किसी चीज़ का कह रहे हो तो वो अटकने का गुण नहीं है। कोई भी चीज़ बता रहे हो तो सामने वाले एक फ्लुएंसी में, एक फ्लुएंस के साथ एक लगातार निरंतरता से बताइए तो अच्छा रहेगा। अगर आप अटकेंगे तो वो उसका जो बताने का जो शैली है, बताने का जो इंटरेस्टेड है, बताने का जो बोल है वो बदल जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। देखते हैं वाचन का जो आस है, बोलने का जो आस है, क्या तात्पर्य है, वो कंठ साधकर भाव के अनुसार उचित होता है, यानी कि उचित उतार चढ़ाव के साथ पढ़ने के ढंग से है। यानी कि एक सूचिपूर्ण और सुंदर वाचन की निम्नलिखित विशेषताएं हो सकती है। ये क्या हो सकती है कि अच्छा वाचक आरोह अवरोह के साथ
प्रभावोत्पादक ढंग से किया जाता है। वाचन में अशुद्ध उच्चारण न हो, उच्चारण की भी एक अपनी समय सीमा और मर्यादा होती है, यानी कि वाचन में प्रवाहमयता होनी चाहिए, फ्लुएंसी होनी चाहिए, उसको मेंटेन करके चलना चाहिए। विराम चिन्हों का ध्यान रखते हुए वाचन किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं भी रुक गए कहीं भी बढ़ गए, जहाँ जहाँ विराम चिन्ह लगा है उसके हिसाब से रुके। जैसे राम ने के बाद थोड़ा सा रुके, रावण को मारा, है नहीं, अब डाल बोल रहे, अब डायरेक्ट हम ये कह दें राम ने रावण को मारा, समझ में नहीं आया। लेकिन हम ये कहें राम ने थोड़ा सा रुके, अल्विराम लगाए, रावण को मारा, ठीक है। फिर बोलता है कि वाचन की मुद्रा अनुकूल हो, यानी कि वाचन की जो मुद्रा है वो अनुकूल हो वातावरण के सामने, है नहीं, अतः अटकना वाचन का गुण नहीं है। प्रश्न क्रमांक 53 है, यानी कि 53, जिसको हम कह सकते हैं पठन कौशल क्या है। तो पठन कौशल जो है वो लिखित भाषा को पढ़ने की क्रिया है। पठन कौशल पढ़ने की क्या है कौशल, तो पठन कौशल लिखा हुआ चीज़ है, उसको अगर हम पढ़ लें वही हमारा पठन कौशल कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्योंकि लिखित भाषा को पढ़कर अर्थ ग्रहण करने के कौशल को पठन कौशल कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 54, यानी कि 54 है, यानी कि ऋजु का विलोम है। तो ऋजु का जो विलोम है वो वक्र है, वक्र है ऋजु का विलोम। अन्य कुछ शब्द दिए हैं उसका विलोम देखते हैं। मृदु का विलोम कठोर है, ऋजु का विलोम वक्र है, और रीत का विलोम है अनृत है, और व्रज का विलोम है कुसुम, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 55 देखेंगे हम, यानी कि 55, इनमें से अनिश्चितवाचक सर्वनाम कौन सा है। प्रश्न क्रमांक 55 देखेंगे हम कि इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर जो अनिश्चय, निश्चय हो जिसका अनिश्चयवाचक, निश्चित हो कि कौन 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 आ रहा है, कौन है नहीं, कोई तो है जो आएगा, वह की बात कर, लेकिन जो है ना, कोई है, अनिश्चय जो है, जो है ना, कौन है वह है जो है, लेकिन कोई है, अनिश्चित है, कोई होगा यार, छोड़ दीजिए, अनिश्चित है। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, दिए गए विकल्पों में कोई अनिश्चितवाचक सर्वनाम है, यानी कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसको कहते हैं। अनिश्चयवाचक संज्ञा वो है कि जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध न हो, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध न हो उसे अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ। उदाहरण, ऐसा न हो कि कोई आ जाए उससे कुछ नहीं, उसे कुछ नहीं खाया, है ना। ऐसा न हो कि कोई आ जाए उसने कुछ नहीं खाया, है नहीं, अनिश्चित है, कुछ नहीं खाया। जो प्रश्न क्रमांक 56 है, यानी कि मोटापा और बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा के किस लिंग से प्रयुक्त होता है। तो मोटापा और बुढ़ापा जो है पुल्लिंग है, ये लोग दोनों, मोटापा और बुढ़ापा जो है भाववाचक संज्ञाएं पुल्लिंग है। आटा, आशा, एरा, पन, हर वाला इत्यादि हिंदी तद्धित प्रत्यय जिन शब्दों में लगे होते हैं वे सब पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे खराटा, मुहासा, सपेरा, कलापन, है ना, खंडहर, टोपी वाला इत्यादि, ये सब क्या है, पुल्लिंग है, ठीक है। क्या बोलता है कि आटा, आशा, एरापन, हर वाला इत्यादि ये सब पुल्लिंग होते हैं। प्रश्न क्रमांक 57 देखेंगे हम कि अपठित, प्रश्न क्रमांक हम अगर 57 देखें तो क्या कहता है, अपठित गद्यांश का शीर्षक कैसा होना चाहिए। तो अपठित गद्यांश का जो शीर्षक है वो क्या होना चाहिए, केंद्रीय भाव को बताने वाला होना चाहिए कि भाई जो शब्द लिखा गया है, जो गद्यांश लिखा गया है उसका स्पष्ट रूप से जो भाव है उसका जो क्या है भाव को अच्छे से व्यक्त हो जाए, ऐसा होना चाहिए। यानी ऑप्शन नंबर बी सही की ओर जाता है, क्योंकि अपठित गद्यांश का अर्थ होता है कि जो गद्यांश पढ़ा न गया हो। अपठित गद्यांश में पद्यांश से संबंधित, है ना, विभिन्न प्रश्नों के उत्तर देने को कहा जाता है। यानी कि अपठित गद्यांश का उद्देश्य छात्रों की बौद्धिक गहराई की जांच करता है। अपठित गद्यांश के माध्यम से पाठक की व्यक्तिगत योग्यता, अभिव्यक्ति क्षमता का पता चलता है। अपठित गद्यांश का सारांश दिए गए अंश का 1/3 होना चाहिए, यानी कि अपठित गद्यांश का शीर्ष केंद्रीय भाव को बताने वाला होना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 58 है, यानी कि जातिवाचक संज्ञा बताइए। तो जातिवाचक संज्ञा जो बताने की बात कर रहा है, तो कौन है जातिवाचक संज्ञा, सोना है, श्याम है, लड़का है या मेल है। तो जाति बता रहा है तो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि लड़का होगा। दिए गए विकल्प में लड़का जातिवाचक संज्ञा है जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुएं अथवा व्यक्ति, जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुएं अथवा, है नहीं, एक ही वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पहाड़, नदी, घर, मनुष्य इत्यादि। यहाँ पहाड़ कहने से संसार के सभी पहाड़ी का बोध होता है, यानी कि सभी पहाड़ों का बोध होता है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 59 यानी कि 59 है, आलस्य शब्द का विशेषण क्या है। आलस्य शब्द का विशेषण क्या है। तो आलस्य शब्द का जो विशेषण शब्द है वो है आलसी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी।
आलसी होगा। ठीक है, दिए गए शब्द आलस्य का विशेषण आलसी है, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं, तथा जिसकी विशेषताएं बताई जाए वह विशेष्य कहलाता है। यानी कि कुछ विशेष विशेषण दिए हैं, यानी कि आसक्ति यानी कि आसक्त, आयु यानी कि आयुष्मान, और नीति यानी कि नैतिक, और तेज यानी कि तेजस्वी। प्रश्न क्रमांक 60 है, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है। प्रश्न क्रमांक 60 है कि इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है। तो सभा जो है वो पुल्लिंग शब्द नहीं है। दिए गए विकल्प ए यानी कि सभा स्त्रीलिंग शब्द है, जबकि समाज, परिवार तथा समुदाय पुल्लिंग शब्द है। कि समाज, परिवार तथा समुदाय ये सब पुल्लिंग शब्द हैं। अब इसी के साथ हम तृतीय भाग देखेंगे अंग्रेजी। इसी का हम अब अंग्रेजी भाग देखेंगे, यानी कि चूज द करेक्ट सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 61, चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो यहाँ जो सेंटेंस दिया गया है उस सेंटेंस को करेक्ट सेंटेंस की बात करना है। तो करेक्ट सेंटेंस हमारा होगा ए, द चिल्ड्रंस गो टू स्कूल। यही हमारा सही आंसर होगा, है ना। द चिल्ड्रंस गो टू स्कूल यानी कि ग्रामेट्रिकली करेक्ट है, यानी ग्रामर के माध्यम से सही है नहीं, अन्य विकल्प गलत है। प्रश्न क्रमांक हम 62 देखेंगे, यानी कि प्रश्न क्रमांक हम 62 देखेंगे, यानी कि समबॉडी चिल्ड्रंस दिस रूम एवरी डे। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कन्वर्ट्स द एबव सेंटेंस इनटू द पैसिव सेंटेंस काउंटर पार्ट, है नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 62 को कन्वर्ट करने के लिए बोल रहा है, यानी कि ये जो सेंटेंस दिया उसको कन्वर्ट करने के लिए बोला पैसिव सेंटेंस में। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर होगा दिस रूम इज क्लीनेड एवरी डे, है ना। दिस रूम इज क्लीनेड एवरी डे, यानी कि रूम को साफ करने की बात कर रहा है। प्रश्न क्रमांक यानी कि 63 देखेंगे कि ही सेड नेवर लाइव बियॉन्ड योर मीन्स द इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द एबव सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस बनाने की बात कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है कि ही टोल्ड अस दैट वी शॉल्ड नेवर लाइव बियॉन्ड योर मीन्स, यानी कि 63 का आंसर ए होगा। ठीक है, कहने का तात्पर्य यह है कि उपरोक्त वाक्य डायरेक्ट स्पीच का इम्प्रूव सेंटेंस है। ठीक है, सेंटेंस है, इसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए निम्न परिवर्तन होंगे, जैसे कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर कंजक्शन दैट का प्रयोग होगा। नरेशन रूल के अनुसार टेंस व प्रोनाउन में परिवर्तन होगा। द करेक्ट सेंटेंस होगा कि ही टोल्ड अस दैट वी शॉल्ड नेवर लाइव बियॉन्ड योर मीन्स। क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे हम। 64 कहता है कि सेलेक्ट द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज मोस्ट नियरली सिमिलर इज मीनिंग टू द फॉलोइंग, है ना, आइडम फिल इन द ब्लैंक्स टू टेक, रैन, चेक। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा टू डिक्लेयर, डिक्लाइन एंड ऑफर, यानी कि उपरोक्त आइडम, है ना, उपरोक्त आइडम टू टेक, रैन, चेक प्रस्ताव को इनकार करना के लिए विकल्प सी, यानी कि टू डिक्लाइन एंड ऑफर उपयुक्त व्याख्या करता है, अन्य विकल्प भिन्न अर्थ देते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, यानी चूज द वर्ड्स विच ए स्पेलिंग एरर, यानी कि जहाँ स्पेलिंग गलत है उसको हमको देखना है। तो इसका हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है इम्पोस्टर, यानी कि यही हमारा गलत है, यानी कि उपरोक्त विकल्प में से विकल्प सी यानी कि इम्पोस्टर की वर्तनी अशुद्ध है, इसकी शुद्ध वर्तनी होगा इम्पोस्टर होगा, है नहीं। इम्पोस्टर यानी कि ढोंगी होगा। अन्य विकल्प की वर्तनी शुद्ध है, यानी कि माइनर यानी कि नाबालिग होता है, और मिनर यानी कि खदान में काम करने वाला होता है। क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे, यानी कि 66 फाइंड द करेक्ट मॉडल, है ना, एक्यूरेसी टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस इन ऑर्डर टू इंडिकेट लॉजिकल एक्सप्रेशन। तो क्वेश्चन दे रहा है कि इफ दिस इज लिटमस पेपर, है ना, इफ दिस इज लिटमस पेपर इट फिलिंग द ब्लैंक्स टू ब्लू। तो इसमें जो बोल रहा है कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी कि मोस्ट होगा। उपरोक्त वाक्य भाव के अनुसार इस स्थान में मोस्ट का प्रयोग होगा, अन्य विकल्प भी न देंगे, यानी कि नोट मोस्ट का प्रयोग मॉडल एक्वेशलरी वर्ब के रूप में, इक्वलिटी वर्ब के रूप में ऐसे वाक्यों में होता है जिसके अंत में चाहिए, आवश्यक चाहिए, जरूर चाहिए जैसे शब्द आते हैं, यानी कि इसका जो करेक्ट सेंटेंस होगा इफ दिस इज लिटमस पेपर इज मस्ट टू ब्लू। ठीक है,
लिटमस पेपर ब्लू हो गया, है नहीं। क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे कि आउट ऑफ द गिवन, है ना, अल्टरनेटिव चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑन विच चेंज द डिग्री ऑफ कंप्रेशन इन द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द सुपरलेटिव टू द पैसिव, है ना, विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। तो इसका जो सही देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, अजीत इज द स्मार्टेस्ट बॉय इज द क्लास। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि नो अदर बॉडी इन द क्लास इन स्मार्टेस्ट अजीत। यानी उपरोक्त वाक्य में सुपरलेटिव डिग्री स्मार्टेस्ट का प्रयोग हुआ है, इसका पॉजिटिव डिग्री, है ना, इसका पॉजिटिव, इसका पेसिव डिग्री होगा कि विकल्प बी, यानी कि नो अदर बॉय इन द क्लास इन ए स्मार्ट एज अजीत होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे हम कि क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे हम, एड द अप्रोप्रिएट टैग टू द फॉलोइंग सेंटेंस बाय सेलेक्टिंग वन फ्रॉम चूज गिवन बिलो दिस सेंटेंस, यानी कि वी शॉल सी देम नोवाडेज, है नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, डू बी होगा, ठीक है, डू बी होगा, क्योंकि डू बी इसलिए होगा कि उपरोक्त वाक्य के भाव के अनुसार रिक्त स्थान में डू बी का प्रयोग होगा, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग पॉजिटिव एवं पॉजिटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनता है, यानी कि नॉट सेल्डम, यानी कभी कदाचित एक नेगेटिव एडवर्ब है, इसलिए क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा, यानी करेक्ट सेंटेंस होगा वी सेल्डम सी देम नाउ डे डू वी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 69 देखेंगे हम कि ए बर्ड्स इन द हार्ट इज वर्ड टू इन द बुश इज एन आइडोम विच मीन्स, यानी कि इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। उपरोक्त आइडम ए बर्ड इन द हार्ट इज वर्थ टू इस बुश, नौ नगद न देकर उधार उपलब्ध चीज अनुपलब्ध चीज़ों से अधिक मूल्यवान है के लिए विकल्प इट इज बेटर टू कीप समथिंग दैट यू हैव देन टू रिस्क लॉसिंग इट बाई ट्राइंग टू गेट मच मोर, उपरोक्त व्याख्याता करता है। क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे हम, द bush was full, we called, select the partial verb be complete the above sentence। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गेट ऑन होगा। उपरोक्त वाक्य के भाव के अनुसार रिक्त स्थान में गेट ऑन सवार होना का प्रयोग उपयुक्त होगा, जो कि एक पार्सल वर्ब है, अन्य विकल्प से भिन्न है, क्योंकि गेट अप यानी कि उठना और गेट अवे यानी कि दूर हो जाना और गेट बाय द्वारा प्राप्त करना होता है। करेक्ट सेंटेंस होगा द बुश वाज